हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राहुल। आज से मैं बैंकिंग कोर्स के ऊपर पूरी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ और उस सीरीज का ये पहला पार्ट है जिसमें आपको बेसिक्स ऑफ बैंकिंग बताऊंगा। अगर आप बैंक को नया ज्वाइन करते हो एंड आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपका बैंकिंग सेक्टर में कोई नॉलेज नहीं है या फिर आपका कोई रेलेवेंट बैकग्राउंड नहीं है, तो फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है जब आप बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन करते हो, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती है कि बैंक कैसे काम करता है, कितने टाइप्स होते हैं बैंकिंग के, कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं, क्या क्या प्रोडक्ट्स होती है, क्या क्या सर्विसेज होती है जो बैंक ऑफर करती है। तो इसके लिए और ये प्रॉब्लम से आपको बचाने के लिए मैं ये पूरी सीरीज को स्टार्ट कर रहा हूँ। तो अगर आप बैंक को नया ज्वाइन कर रहे हो एज अ फ्रेशर या फिर न्यू ज्वाइनी, आप अगर बैंक को ज्वाइन कर रहे हो तो ये बैंकिंग की सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। मैं आपको इस सीरीज में बैंकिंग के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के बारे में भी बताऊंगा और क्या क्या टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स की बैंकिंग होती है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले बैंकिंग को एज अ कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है कि बैंकिंग कैसे स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि बैंक क्या होता है। बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो लोगों और बिजनेस के पैसे रखने के लिए लोन देने और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को सिंप्लीफाई करने का काम करती है। बैंक को आप एक सेफ जगह समझ सकते हो अपने पैसे को डिपॉजिट करने के लिए, और जब आपको जरूरत होती है तो उस समय आप पैसे को विड्रॉ भी कर सकते हैं। बैंकिंग सिस्टम सिर्फ इंडिविजुअल के लिए नहीं बल्कि पूरे इकोनॉमी का एक बैकबोन होता है जो पैसे की फ्लो को रेगुलेट करता है और इकोनॉमिक ग्रोथ में मदद करता है। एंड जब आप कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हो, चाहे वो पैसे को डिपॉजिट करते हो या फिर उसे वापस लेते हो, तो इस प्रोसेस को बैंकिंग कहा जाता है। अब बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग के बारे में। बैंक की जरूरत कैसे पड़ी और ये कैसे स्टेब्लिश हुआ। ऐसा नहीं है कि बैंकिंग कुछ अभी स्टार्ट हुआ है, ये बहुत पहले टाइम से स्टार्ट हो चुका था। बैंकिंग का हिस्ट्री काफी पुराना है। ये पहले बार्टर सिस्टम से स्टार्ट हुआ था और अभी के ये डिजिटल सिस्टम पे चल रहा है। हर स्टेज पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आई जिसके कारण बैंकिंग अब इतना ज्यादा इवॉल्व हो चुका है। बैंकिंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बार्टर सिस्टम हुआ करता था। बार्टर सिस्टम एक बहुत ही पुराना टाइप का ट्रांजेक्शन सिस्टम था जिसमें लोग अपने गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करते थे। जैसे किसी पर्सन के पास धान या गेहूं था एंड उसको कपड़े की रिक्वायरमेंट थी, उसको कपड़े चाहिए था, तो वो अपने धान या गेहूं को कपड़े के बदले एक्सचेंज करते थे। इसे ही बार्टर सिस्टम कहा जाता था जहां गुड्स एंड सर्विस एक्सचेंज होते थे। इसमें प्रॉब्लम क्या होता था कि जब दोनों पर्सन को नीड होनी चाहिए थी तभी आपका एक्सचेंज पॉसिबल हो पाता था। एंड दूसरी प्रॉब्लम ये होती थी कि कोई भी सामान होता था उसका एक्यूरेट वैल्यू पता करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। एंड तीसरी प्रॉब्लम ये होती थी कि अगर कोई पेरिसेबल गुड्स है जैसे कि फूड की आइटम, तो उसको स्टोर करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल होता था। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिसमें बार्टर सिस्टम काम नहीं करता था। जैसे कि एक किसान अपने धान के बदले एक लोहार से अपना हल बनवाता था, लेकिन अगर लोहार को उस धान की जरूरत ही नहीं होती थी तो फिर एक्सचेंज पॉसिबल ही नहीं होता था। तो इसके बाद फिर मेटालिक मनी का युग आया, मतलब कि कॉइन्स का युग। जब बार्टर सिस्टम फेल हो गया तब लोग मेटालिक मनी को यूज करने लगे। पहले गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के कॉइन को यूज किया जाता था। ये कॉइन्स स्पेसिफिक वेट एंड प्योरिटी के होते थे जिसके कारण इसकी वैल्यू को डिफाइन किया जाता था। इस सिस्टम का एडवांटेज ये था कि कॉइन को कैरी करना बहुत ही ज्यादा इजी था एंड इसको स्टोर करना भी बहुत ज्यादा इजी था एंड कॉइन को यूनिवर्सली एक्सेप्ट भी किया जाता था। एंड अगेन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम आया, जैसे कि गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन की अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा कम थी, उनका स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन काफी ज्यादा कॉस्टली और रिस्की था। जिसके बाद फिर पेपर मनी या फिर करेंसी नोट्स का यूज होने लगा। इसका एडवांटेज ये था कि नोट्स बहुत ही ज्यादा लाइट वेट होते हैं तो इसकी पोर्टेबिलिटी बहुत ज्यादा इजी थी एंड इसको कैरी करना भी ज्यादा मुश्किल नहीं होता था, तो लार्ज स्केल ट्रांजेक्शन करना इजी हो गया। एंड उसके बाद से फिर अर्ली बैंकिंग का सिस्टम स्टार्ट हुआ एंड फिर 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एस्टेब्लिशमेंट हुआ जो सारे बैंक को मॉनिटर करता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंडिया का सेंट्रल बैंक होता है जिसका मेन काम होता है करेंसी इशू करना, बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करना और इकोनॉमिक को कंट्रोल करना। आरबीआई ने बैंकिंग सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया और इसको स्टेबल बनाया। आरबीआई के बारे में हम लोग आगे वीडियो में बात करेंगे। एंड अब जाके डिजिटल बैंकिंग का यूज किया जा रहा है जो कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। डिजिटल बैंकिंग क्या होता है, तो आज बैंकिंग काफी ज्यादा एडवांस हो चुकी है। अब लोग अपने मोबाइल और इंटरनेट के जरिए ही अपने अकाउंट्स को मेंटेन या मैनेज करते हैं। ब्रांच विजिट करने की जरूरत बहुत कम हो गई है क्योंकि पहले लोग ब्रांच ही विजिट करते थे कोई भी काम के लिए। डिजिटल बैंकिंग में ऑनलाइन फंड ट्रांसफर जैसे कि एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई, ये सारी चीज आती है। डिजिटल वॉलेट जैसे कि पेटीएम, गूगल पे, चैटबॉट्स या फिर एआई बेस्ड कस्टमर सपोर्ट, ये सारी चीजें आती है। डिजिटल बैंकिंग का एडवांटेज ये है कि ये काफी ज्यादा कन्वीनियंस है एंड इसको हम लोग 24/7 कभी भी यूज कर सकते हैं, इजिली एक्सेसिबल है। ट्रांजेक्शन फास्ट है एंड कॉस्ट इफेक्टिव है। एंड डिमोनेटाइजेशन मतलब कि नोटबंदी के बाद ये काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ जब पेटीएम, गूगल पे, इन सारी चीजों का यूज ज्यादा हो गया। तो बैंकिंग बार्टर सिस्टम से स्टार्ट हुआ था, अब ये डिजिटल बैंकिंग पर चल रहा है। अब बैंक के क्या क्या टाइप्स होते हैं उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। बैंकिंग सिस्टम एक लार्ज नेटवर्क है जो अलग अलग नीड्स एंड अलग अलग पर्पस को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। बैंक के काफी अलग अलग टाइप होते हैं एंड हर टाइप के बैंक का अपना एक स्पेसिफिक रोल होता है एंड फंक्शन होता है।
मैं आपको एकदम ईजी वे में समझाऊंगा कि बैंक के क्या क्या टाइप्स होते हैं, उनका क्या काम होता है। सबसे पहला टाइप का जो बैंक होता है वो कमर्शियल बैंक होता है। ये सबसे कॉमन टाइप का बैंक होता है और ये इंडिविजुअल एंड बिजनेस के लिए काम करता है। इनका मेन पर्पस होता है सर्विस प्रोवाइड करना और प्रॉफिट अर्न करना। इसके फीचर्स क्या क्या होते हैं, तो ये लोग डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं एंड लोन प्रोवाइड करते हैं। कस्टमर के लिए करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट एंड फिक्स डिपॉजिट प्रोवाइड करते हैं। रिटेल और कॉर्पोरेट क्लाइंट्स दोनों के लिए काम करता है। इस टाइप के बैंक में गवर्नमेंट बैंक भी होता है और प्राइवेट बैंक भी होता है। गवर्नमेंट बैंक को पब्लिक सेक्टर बैंक कहा जाता है एंड प्राइवेट बैंक को प्राइवेट सेक्टर बैंक कहा जाता है। पब्लिक सेक्टर बैंक जैसे कि आपका एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक जैसे कि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक। सेकंड टाइप के जो बैंक होते हैं उनको कोऑपरेटिव बैंक कहा जाता है। कोऑपरेटिव बैंक का जो मेन फोकस होता है वो स्मॉल स्केल बिजनेस, फार्मर्स या फिर रूरल एरियाज के लोगों के लिए ज्यादा होता है। ये म्यूचुअल कॉर्पोरेशन के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड होता है, जैसे कि ये फार्मर्स या लो इनकम ग्रुप को फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं। ये मेंबरशिप के थ्रू ऑपरेट होते हैं और जो मेंबर होते हैं वो ओनर भी होते हैं। ये बैंक लो इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। फॉर एग्जांपल गांव में किसी ने खेती करने के लिए या फिर फर्टिलाइजर खरीदने के लिए कोऑपरेटिव बैंक से काफी लो इंटरेस्ट रेट पे लोन लेता है। एंड तीसरा जो बैंक होता है उसको रीजनल रूरल बैंक कहा जाता है। इसका फोकस रूरल एरिया के डेवलपमेंट एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन पर होता है। ये फार्मर्स, स्मॉल एंटरप्रेन्योर और आर्टिसन के लिए काम करता है। ये मेनली रूरल एरियाज में ऑपरेट करते हैं। एग्रीकल्चर और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए ये लोन देते हैं। ये स्पॉन्सर बाय कमर्शियल बैंक एंड गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। इस बैंक के कुछ एग्जाम्पल है प्राथमा बैंक, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक। फोर्थ टाइप के जो बैंक होता है वो सेंट्रल बैंक होता है। सेंट्रल बैंक किसी भी कंट्री का मेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है जो पूरे बैंकिंग सिस्टम को रेगुलेट करता है। इंडिया का सेंट्रल बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कहा जाता है, जो कि आरबीआई होता है। इसके क्या फीचर्स होते हैं, तो करेंसी को इश्यू करना, उसको रेगुलेट करना, सप्लाई करना, बैंक के ऊपर सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग का काम करना, इकोनॉमी के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना। फिफ्थ जो बैंक होता है वो डेवलपमेंट बैंक होता है। इस टाइप के बैंक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए काम करता है। मेनली लार्ज इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए काम करता है। लार्ज स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं। लॉन्ग टाइम लोन्स और प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग देते हैं। इसके कुछ एग्जांपल हैं जैसे कि नाबार्ड एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए, एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, एसआईडीबीआई स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये सारे इसके एग्जांपल हैं। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने एक हाईवे प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए नाबार्ड से फंड लिया। सिक्स जो बैंक होता है उसको फॉरेन बैंक कहा जाता है। ये वो बैंक होता है जो किसी दूसरी कंट्री में अपना ब्रांच ओपन करता है। इनका हेड ऑफिस उनकी होम कंट्री में होता है, लेकिन ये होस्ट कंट्री में फाइनेंशियल सर्विसेज को प्रोवाइड करता है। इनके क्या क्या फीचर्स होते हैं, ये हाई क्वालिटी सर्विसेज एंड एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। मेनली ये हाई इनकम क्लाइंट्स और मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन के लिए काम करते हैं। इसके कुछ एग्जांपल है एचएसबीसी बैंक, सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। सेवन जो बैंक है वो आपका इन्वेस्टमेंट बैंक होता है। ये बैंक इंडिविजुअल कस्टमर्स के लिए नहीं होता है, बल्कि ये बैंक लार्ज कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट के लिए काम करता है। ये बैंक मर्जर और एक्विजिशन को फैसिलिटेट करते हैं। कैपिटल मार्केट्स के थ्रू कंपनी के लिए फंड रेज करते हैं। इन्वेस्टमेंट और वेल्थ मैनेजमेंट सर्विसेज देते हैं। इसके कुछ एग्जांपल है जेपी मॉर्गन चेज या फिर गोल्डमैन सैक्स। फॉर एग्जांपल एक स्टार्टअप ने अपना आईपीओ लॉन्च करने के लिए गोल्डमैन सैक्स से हेल्प ली। 8 नंबर जो बैंक है वो स्पेशलाइज्ड बैंक होता है। ये बैंक स्पेसिफिक पर्पस और सेक्टर के लिए काम करता है। एग्जांपल एक्सिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक जो इंटरनेशनल ट्रेड फाइनेंस करने के लिए काम करता है। एसआईडीबीआई बैंक जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करने के लिए काम करता है। हाउसिंग फाइनेंस बैंक जो घर खरीदने के लिए लोन प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल किसी ने अपना घर खरीदने के लिए हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन एचडीएफसी से लोन लिया। एंड 9th नंबर जो बैंक है वो आपका डिजिटल बैंक होता है। ये बैंक प्योरली ऑनलाइन ऑपरेट करते हैं। इनका कोई फिजिकल ब्रांच नहीं होता है और सारी सर्विसेज मोबाइल ऐप या फिर वेबसाइट के थ्रू होती है, जैसे कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। एंड 10th नंबर जो बैंक होता है वो इस्लामिक बैंक होता है। ये बैंक इस्लामिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ऑपरेट करते हैं, जिसमें इंटरेस्ट लेना या देना अलाउड नहीं होता है। ये प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पे काम करते हैं। तो ये थे कुछ बैंक के टाइप्स जो अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग तरीके से काम करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है। ये बैंकिंग सीरीज का पहला पार्ट है। अगर आप चाहते हैं कि मैं पूरी बैंकिंग सीरीज को अपलोड करूं तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले कि आपको इसकी रिक्वायरमेंट है और मैं आपको जल्द से जल्द सारी वीडियोस बनाकर अपलोड कर दूं, ताकि जब आप बैंक को ज्वाइन करोगे तो आपके पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग रहेगी, आपको बेसिक में चीजें पता रहेगी। तब जब आप वहाँ पे ट्रेनिंग लोगे तो आपको चीजें सीखने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे और भी वीडियोस आएगी जिसमें हम लोग बैंक के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड अदर सारी चीज को डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।